सुभाष एक छोटे से गांव में अपनी छोटी सी दुनिया के साथ रहता था। उसकी पत्नी पिंकी और 2 प्यारे बच्चे उसकी जिंदगी का केंद्र थे। सुभाष के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत और लगन से खेती करता था। आमदनी अधिक नहीं थी, लेकिन परिवार की जरूरतें पूरी हो जाती थी। थोड़ा कम होने के बावजूद सुभाष और उसका परिवार खुशहाल थे, क्योंकि उनके पास प्यार और सुकून की दौलत थी। सुभाष का स्वभाव बेहद सरल और दयालु था। गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता था, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। इन दिनों सुभाष के खेतों में फसल तैयार होने को थी। वह बड़ी उम्मीदों और मेहनत के साथ अपनी फसल को देखता, मानो उसकी सारी मेहनत रंग लाने वाली हो। सुभाष के यह समय खुशी और संतोष का था, क्योंकि उसकी मेहनत का फल मिलने वाला था। अब बस बारिश का इंतजार था। पूरे साल की मेहनत और उम्मीदें फसल पर टिकी थी। सुभाष मन ही मन सोचता, अगर इस बार बारिश समय पर और अच्छी हुई तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। फसल अच्छी होगी और बाजार में उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे है। हे प्रभु, इस बार बारिश भरपूर हो ताकि न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे गांव की फसल लहलहा उठे। सबके चेहरे खुशी से खिल जाएं और हर घर में समृद्धि आए। पिंकी के दिल में अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए दुआएं थी, क्योंकि उसकी खुशियां गांव वालों से जुड़ी थी। परंतु एक दिन ऐसा आता है जब आसमान में घने बादल छा जाते हैं। चारों तरफ उमस भरा माहौल होता है और किसानों को लगता है कि अब बारिश जरूर होगी। उम्मीद जागती है कि यह बारिश उनकी फसलों को नई जान देगी। जैसे ही रात होती है, बारिश शुरू हो जाती है। किसान खुशी से झूम उठते हैं कि उनकी मेहनत अब रंग लाएगी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। वो देखो कैसे बारिश हो रही है। हाँ जी, अब हमें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। लेकिन इस बार की बारिश जैसे किसी मुसीबत की दूत बनकर आई थी। रात भर तेज बारिश होती रही और सुबह तक पूरा खेत पानी में डूब चुका था। किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई। उनकी उम्मीदों का आसमान भी उसी पानी में डूब गया। यह बारिश राहत के बजाय विनाश बनकर आई थी। मुझे इस फसल से बहुत उम्मीदें थी, पर सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं सोचता हूँ कि जिन फसलों के लिए मैंने कर्ज लिया था, वह पैसा मैं कैसे चुकाऊंगा। तुम परेशान मत हो, भगवान सबका भला करेंगे। पड़ोस के रामू भैया के खेत भी पूरी तरह खराब हो गए थे और उन्हें भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। उनकी पत्नी ने बताया कि रामू भैया अब शहर जाकर काम करने की सोच रहे। तुम भी क्यों नहीं शहर जाकर कोई काम कर लेते। अब मेरे सामने 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो मैं भी रामू भैया की तरह शहर जाऊं और मेहनत करके पैसे कमाऊं, या फिर अपनी जमीन बेच दूं। लेकिन यह जमीन ही तो मेरा सब कुछ है। इसे बेचना मेरे लिए असंभव है। यही तो मेरी पहचान है, मेरा सहारा है। मैं इस जमीन को नहीं छोड़ सकता। अब मुझे एक रास्ता खोजना होगा जिससे मेरी जमीन भी बची रहे और कर्ज भी चुका दूं। काफी देर तक बातचीत करने के बाद पति पत्नी इस नतीजे पर पहुंचे कि सुभाष कुछ दिन शहर जाकर काम करेगा। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया। सुभाष ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी आंखों में अपने परिवार और खेत को फिर से संवारने का संकल्प साफ झलक रहा था। पत्नी ने उसके लिए जरूरी सामान बांधना शुरू किया और सुभाष अपने दिल में नई उम्मीद और जिम्मेदारी लेकर शहर जाने की तैयारी में जुट गया। देखो पिंकी, मैं गांव से खाली हाथ जा रहा हूँ। वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि शहर में कोई काम मिलता भी है या नहीं। अगर मुझे कुछ अच्छा काम मिल गया तो जैसे ही कुछ पैसे इकट्ठे होंगे मैं गांव का चक्कर जरूर लगाऊंगा और तुम्हारे लिए थोड़े पैसे भी छोड़ जाऊंगा। तुम बस निश्चिंत रहना, मैं पूरी मेहनत करूंगा और कर्ज चुकाने के लिए पैसे जोड़ूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और बच्चे मिलकर अपना खर्च संभाल लेंगे। हमारा ज्यादा खर्चा नहीं है।
अगर जरूरत पड़े तो मैं कुछ समय के लिए मायके भी चली जाऊंगी। आप बस वहाँ मन लगाकर काम कीजिए और खुद का ख्याल रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सुभाष ने पिंकी और बच्चों को देखा और उसके भीतर जिम्मेदारी का एहसास और गहरा हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह जल्दी ही हालात बदलकर लौटेगा। अगले दिन लखनऊ शहर चलने की तैयारी करता है। यह लो, इसमें खाने के लिए थोड़ा सा सामान और खर्चे के लिए कुछ रुपए हैं, इन्हें संभाल कर रखना। यह रुपए कहाँ से आए? मैंने बहुत समय से रोजमर्रा के खर्चे से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखे थे ताकि मुसीबत में काम आए। आज वही समय आ गया है, आप इन्हें रख लीजिए। पिंकी की बात सुनकर सुभाष की आंखों में आंसू आ गए। उसने थैला हाथ में लिया, पिंकी और बच्चों को आखिरी बार देखा और भारी कदमों से शहर के लिए रवाना हो गया। शहर पहुंचने के बाद सूरज ने काम की तलाश शुरू की। पूरा दिन इधर-उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। भूखा प्यासा सुभाष हर दरवाजे पर गया, पर सब जगह से निराशा हाथ लगी। थका मांदा सुभाष एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह सोचने लगा, अगर मुझे काम नहीं मिला तो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाऊंगा और मेरे ऊपर जो कर्ज है उसे कैसे चुका पाऊंगा है। सुभाष पेड़ के नीचे बैठा बैठा अपनी किस्मत और हालात के बारे में सोचता रहा। थकान और भूख से चूर आखिरकार उसकी आंखें वहीं पेड़ के नीचे बंद हो गई और वह गहरी नींद में सो गया। तभी वहाँ से गुजरते एक चोर की नजर सुभाष के पास रखे थैले पर पड़ी। चोर ने इधर-उधर देखा, यह सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख नहीं रहा। फिर धीरे से उसने थैला उठाया और वहाँ से भाग गया। सुभाष को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी मुसीबत अब उसके थैले के साथ भाग चुकी है। उसका सोया हुआ चेहरा चिंता और बेबसी का प्रतिबिंब था और किस्मत उसे एक और चुनौती के लिए तैयार कर रही थी। सुभाष की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका थैला वहाँ नहीं है। घबराकर वह इधर-उधर देखने लगा और बड़बड़ा लगा, हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरा थैला कहाँ गया? लगता है किसी ने इसे चुरा लिया है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक पास से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सुभाष तुरंत उस दिशा में भागा। थोड़ी दूर पर उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का लड़का जमीन पर गिरा पड़ा है और दर्द से करा रहा है। लोग वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं रुक रहा था। सुभाष ने एक पल भी समय गंवाए बिना उस लड़के के पास पहुंचा। उसने लड़के को सहारा देकर उठाया और जल्दी से नजदीकी अस्पताल ले गया। उसके चेहरे पर थैले की चोरी का दुख था, लेकिन दिल में दूसरों की मदद करने की भावना उससे कहीं बड़ी थी। सुभाष ने लड़के को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर ने तुरंत उसका मुआयना शुरू किया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने लड़के को देखा, वह हैरान रह गया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि शहर के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा राजू था। तुम इसे कैसे जानते हो? मैं इसे जानता नहीं हूँ। यह मुझे सड़क पर गिरा हुआ मिला, कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा था, तो मैं इसे अस्पताल ले आया। तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे समय पर यहाँ ले आए। इनका तुरंत इलाज करना होगा। तुम बाहर इंतजार करो, मैं इलाज खत्म होते ही तुम्हें बताऊंगा। सुभाष थैले की चोरी की चिंता और इस अनजान लड़के की हालत को लेकर परेशान था। वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही समय पर इसे यहाँ लाकर बड़ा काम किया। इनकी हालत अब स्थिर है, तुम अंदर जाकर इनसे मिल सकते हो। सुभाष अस्पताल में खड़ा सोच रहा था कि उसे राजू से मिलने जाना चाहिए या नहीं। वह राजू की अमीरी और अपनी गरीबी
के बीच फर्क को लेकर हिचकिचा रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि राजू खुद उसकी ओर आ रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर राजू ने सुभाष का हाथ थामा और उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर राजू ने सुभाष से पूछा, तुम कहाँ रहते हो और यहाँ क्या करने आए हो? सुभाष ने अपनी कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे वह एक गरीब किसान है, कैसे बारिश ने उसकी फसल बर्बाद कर दी और कैसे वह शहर में काम की तलाश में आया था। तुम मेरे साथ काम करो। मेरी फैक्ट्री में मुझे एक ईमानदार इंसान की जरूरत है, जो सामान लाने ले जाने का काम संभाल सके, और तुमसे ज्यादा ईमानदार इंसान मुझे नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए दूंगा। यह सुनकर सुभाष हैरान रह गया। उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। उसने कहा, साहब, मैं आपकी फैक्ट्री में काम जरूर करूंगा, लेकिन मुझे बीच बीच में कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, ताकि मैं अपने गांव जाकर बीवी बच्चों से मिल सकूं और उन्हें पैसे भेज सकूं। मेरा कर्ज भी चुकाना है। बिल्कुल, जब भी जरूरत हो तुम छुट्टी ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद सुभाष फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। कुछ ही दिनों में उसकी लगन देखकर राजू को यकीन हो गया कि उसने सही व्यक्ति को चुना है। सुभाष भी खुश था कि अब वह अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बना सकता है। एक दिन सुभाष लंबे समय बाद अपने गांव लौटता है। अरे, आप आ गए। कैसे हो? हाँ पिंकी, मैं आ गया। अच्छा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बच्चे कहाँ हैं? वो बाहर खेल रहे हैं। बुलाती हूँ। उन्हें अच्छा सुनो, यह कुछ पैसे हैं, इन्हें लेकर जाओ और कर्जा चुका दो। पिंकी ने सहमति जताई और कर्जा चुकाने चली गई। इधर सुभाष अपने खेतों की ओर चला गया। वहां जाकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब मुझे फिर से खेती करनी होगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरी जमीन को और उपजाऊ बनाना होगा। अगले दिन सुभाष सुबह जल्दी उठकर खेती में जुट गया। उसने दिन रात मेहनत की। कुछ ही दिनों में उसकी फसल लहलहा लगी। उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। धीरे धीरे घर की स्थिति भी सुधरने लगी। सुभाष के दोनों बच्चे अब अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगे। गांव लौटने के बाद सूरज का जीवन सरल और खुशहाल हो गया। यह साबित कर दिया कि सही प्रयास और सच्ची मेहनत से हर मुश्किल को पार